हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नया टॉपिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टेड। हम अपने आसपास चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाएं और देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो हमें सुविधा दे रही है। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और मैं तो ये कहता हूं कि वो अगर नहीं हो तो हमारा जीवन ही बेकार है। बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कहां से आ रहे हैं सारी चीजें? कौन दे रहा है हमें ये सारी चीजें? इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। जी हां, सेंटेंस बड़ा मुश्किल है लेकिन प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, कारगर है, इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है और हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है वो नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से ही किया जा रहा है। आज हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं वो इनके कारण है। तो हमें ये सुनकर, ये जानकर एक कृतज्ञता महसूस होनी चाहिए इस देश के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति, इस प्रकृति के प्रति और देश के उन पूर्वजों, महान लोगों के प्रति जिन्होंने ये सब किया है हमारे लिए और करके चले गए। तो चलिए आज हम नीति निदेशक तत्वों की बात करेंगे जिनका नाम है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए नोवेल फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. Ambedkar. Today we are discussing about DPSP and directive principles and welfare state of India and facilities of our citizens. तो हम आज बात करने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से जनता का कल्याण नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से होता है और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन आर्टिकल्स की हम एक एक करके चर्चा करेंगे और मैं बाइलिंगुअल चलाऊंगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंफर्ट रहेगा और किसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आए और हिंदी वालों को भी। चलिए, तो हमने मूल अधिकारों की बात की थी। मूल अधिकार संविधान की भाग 3 में, जबकि नीति निदेशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, वो भाग 4 में। भाग कौन से में है? 4 में। भारत के संविधान में टोटल भाग है 22। इन 22 भागों में चौथा जो भाग है वो कंप्लीटली समर्पित है, डेडिकेटेड है नीति निदेशक तत्वों को। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51 नीति निदेशक तत्वों को समर्पित है। हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद है और इन 395 अनुच्छेदों में 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है वो नीति निदेशक तत्वों को समर्पित है। 12 से 35 तक हमने बात की थी मूल अधिकारों को समर्पित है। 5 से 11 तक नागरिकता को समर्पित है और 1 से 4 तक देश को समर्पित है, संघ को समर्पित है, भारत को समर्पित है, भारत का नाम है उसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यह कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान यानी कि स्टार्टिंग में डीपीएसपी थे या बाद में जोड़े गए, तो मैं कहूंगा कि जब संविधान बना था उसी समय मूल संविधान के अंदर ही ये जोड़ दिए गए। मूल अधिकार हो, नीति निदेशक तत्व हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो मूल संविधान में थे। इसकी पहचान यह है कि इसको अलग इंडिपेंडेंट पार्ट दिया हुआ है, चौथा। तो इसी से पहचान होती है
कि शुरुआत में ही थे, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था उसी समय इनको शामिल कर दिया गया था। आर्टिकल 36 टू 51 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा है। और कौन से देश से लिए हैं ये? आयरलैंड से, बोरोड फ्रॉम आयरलैंड या इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड। और आयरलैंड ने इनको लिया था स्पेन से। आज दुनिया में दो देश हैं, एक का नाम है भारत, दूसरे का नाम है आयरलैंड, जहां पर नीति निर्देशक तत्व है। दुनिया के किसी भी देश में नीति निर्देशक तत्व नहीं है इन दोनों को छोड़कर। तो ये भारतीय संविधान की सुंदरता है, ये अनूठापन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार के दायित्व लिखे हुए हैं कि जन कल्याण कैसे करोगे। नोवेल फीचर, अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को कहा ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। These are novel feature of Indian Constitution according to डॉक्टर B.R. अंबेडकर। जब संविधान बनाया गया, संविधान कंप्लीट हुआ, तो अंबेडकर जी से पूछा मीडिया ने कि संविधान तो आपने बना दिया, आपके हिसाब से इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो अंबेडकर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण किस संदर्भ में? जन कल्याण के संदर्भ में। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषता है। और उनसे पूछा कि आपके हिसाब से संविधान में किसी एक आर्टिकल को अगर आप महत्व देना चाहो, 395 में से एक अनुच्छेद को ज्यादा महत्व देना चाहो, तो किसको ज्यादा महत्व दोगे? टोटल 395 अनुच्छेद है। अंबेडकर ने कहा मैं दूंगा अनुच्छेद 32 को। जी हां, आर्टिकल 32 मेरे हिसाब से इन 395 अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो जनता को न्याय देने की गारंटी प्रदान करता है, जनता के अधिकारों की गारंटी लेता है। तो ये अंबेडकर की बातें हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं लिटरल मीनिंग की, कि शाब्दिक अर्थ क्या है। किसका शाब्दिक अर्थ? नीति, निदेशक, तत्व, राज्य। ये जो शब्द है कि नीति का मतलब क्या होता है, निदेशक क्या होता है, तत्व क्या होता है, राज्य क्या होता है। देखो यहां पर लिखा है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव को हम क्या कहेंगे हिंदी में? निदेशक, क्योंकि यहां पर निदेशक शब्द आया है। और निदेशक का मतलब होता है दिशा देने वाला, जो डायरेक्शन बताता है, जो दिशा देता है। तो प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। उसके बाद में शब्द आया है प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स को हम क्या कहेंगे? तत्व, या हम प्रिंसिपल्स को कहते हैं सिद्धांत। और उसके बाद में शब्द क्या आया है? स्टेट। स्टेट का मतलब है यहां पर कंट्री, यानी कि भारत। भारत अपने आप में एक स्टेट है, भारत के अंदर भी स्टेट है, भारत भी स्टेट है। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है कार्य, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पॉलिसी या नीति कहा जाता है। तो वर्किंग बाय गवर्नमेंट एक्शन प्लान को पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट के जो एक्शन है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस देश में सरकार का उद्देश्य क्या है? एक ही शब्द में अगर आपको बताना पड़े कि इस देश में सरकार का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार जितने भी काम करती है वो पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करती है, उनका उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर। तो लिटरल मीनिंग क्या कह रहा है? देश की नीति को निर्देशित करने वाले वो सिद्धांत जो जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, उसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप पर्पज ऑफ डीपीएसपी कि नीति निर्देशक तत्वों का पर्पज क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों हमने इनको संविधान में डाला है, क्यों इतना बाहर हम लेकर चल रहे हैं। तो पर्पज हमें पता होना चाहिए, जो चीज हम पढ़ रहे हैं।
तो ये कह रहा है कि दीज एलिमेंट्स आर प्रिंसिपल्स दैट डायरेक्ट द पॉलिसी ऑफ कंट्री और गवर्नमेंट विच इस्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य, पर्पज ये है कि सरकार की नीतियों को निर्धारित करने वाली उनको दिशा देने वाली वो कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करना या कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट, सिंपल है पर्पज। जैसे हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं आसपास, आपके ऊपर देखो पंखा चल रहा है, आपके ऊपर लाइट जल रही है, आपके पास पीने का पानी है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे हॉस्पिटल बने हैं, अच्छे स्कूल्स बने हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। यही तो है कल्याणकारी चीजें। और इन्हीं का फायदा उठाकर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, अपना डेवलपमेंट करता है, अपने सपनों को साकार करता है, मंजिल तक पहुंचता है। तो यही नीति निर्देशक तत्व है। शब्द मुश्किल है लेकिन बहुत सिंपल है इनका पर्पज। देखो पर्पज की बात करें तो थोड़ा सा और कुछ शब्दों को देखते हैं। फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का दर्शन है ये, संविधान की मूल भावना है ये। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी, न्यायपालिका को अगर संविधान को समझना हो कि संविधान किस दिशा में जा रहा है तो नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ ले, न्यायपालिका को भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्रिएटिंग फेवरेबल लिविंग कंडीशंस, यानी कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं। हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा जीवन स्तर है, उसमें सुधार करता है ये। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, सरकार को नीति के निर्माण में सहायता करते हैं। सोशियो इकोनॉमी डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल कौन से में, 36 में, जो डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है। नीति निर्देशक तत्वों का पहला जो अनुच्छेद है जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की यहां पर लिखी है परिभाषा, क्योंकि एक शब्द है राज्य जो बार बार आ रहा है। तो नीति निर्देशक तत्वों में सबसे पहले इसी को डिफाइन किया है कि व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द राज्य। तो ये कह रहा है कि राज्य मीन्स भारत। राज्य को आप भारत माने, भारत की संसद, भारत के राज्य, भारत के विधानमंडल, भारत में आयोग, भारत के बोर्ड, भारत की संस्थाएं, ये सब राज्य है। इस क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी मशीनरी और संस्थाएं राज्य है, स्टेट है। स्टेट कोई वो ही नहीं है, राजस्थान, यूपी, बिहार केवल स्टेट इतना ही नहीं है, भारत भी अपने आप में स्टेट है। तो इसको डिफाइन किया गया है पहले आर्टिकल में। हमने मूल अधिकारों में भी इसकी चर्चा की थी कि भारत के संविधान में 3 जगह राज्य की परिभाषा लिखी है। कितनी जगह? 3 जगह, 1, 2, 3। 3 जगह कौन कौन सी है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152। तो 3 आर्टिकल है जहां पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखी हुई है, यानी कि राज्य की परिभाषा लिखा है। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 12, जिसमें लिखा है, मूल अधिकारों से संबंधित था शुरुआत वाला अनुच्छेद, कि इंडिया स्टेट, यानी कि इसमें लिखा है भारत राज्य है। और आज हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 36, जो कह रहा है भारत राज्य है, कि राज्य शब्द आए तो उसको आप भारत माने। और अनुच्छेद 152 भी हम आगे पढ़ेंगे जब राज्य सरकार पढ़ेंगे, इसमें भी लिखा है राज्य, लेकिन यहां पर लिखा है इंडियन स्टेट, भारत के राज्य। इसका मतलब है भारत के राज्य, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, केरला है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों को परिभाषित किया अनुच्छेद 152, और भारत भी अपने आप में राज्य है, इनको परिभाषित किया है 12 और 36 में। दैट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। बहुत सिंपल है बताना, फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। कंटिन्यूअसली मैं आपको कहूं कि आप सुबह 5 बजे उठो, 1 घंटा आप एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा करो, हल्का ब्रेकफास्ट करो, और उसके बाद में आप 2 घंटा स्टडी करो और 1 साल में सक्सेस हो जाओ। सुबह सुबह की 2 घंटे स्टडी, उसके बाद में दिन भर अपने काम में लग जाओ और 1 साल में कामयाब हो जाओ। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, यू शैल बी सक्सीड। दैट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी कि इस पैटर्न को कोई भी फॉलो कर ले। बहुत सिंपल है। आप सोच कर देखिए, आप डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, क्या उन काम का रूटीन है आपके पास? क्या आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल है? क्या रूटीन से आप काम कर रहे हो? क्या आप डेली कर रहे हो या कभी कभार कर रहे हो? जो जरूरी काम है क्या उनको डेली निपटा रहे हो? जरूरी काम है उसको सबसे पहले कर रहे हो? क्या रूटीन बनाकर करते हो ये? अगर आपका आंसर है हां, तो आप एकदम सही ट्रैक पर है। अगर आंसर है नो, तो सोचने की आवश्यकता है। तो दैट इज सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल आता है 37, अनुच्छेद 37। यह कह रहा है कि दीज एलिमेंट्स आर नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। न्यायपालिका के द्वारा इनको आदेश देकर बाय ऑर्डर लागू नहीं करवाया जा सकता। न्यायपालिका इनको यह नहीं कह सकती इनको लागू करें ही करें, लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि इट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट देम, नॉट लीगल वन। कानूनी बाध्यता नहीं है सरकार की को इनको लागू करें, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। देखो, सरकार के ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं है कि आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें ही करें। इस बात के लिए सरकार स्वतंत्र है कि हमारे पास जब संसाधन आएंगे तब हम इनको लागू करेंगे। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, यानी कि जस्टिसिएबल होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकता कि आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दें। यहां पर सबसे बड़ा रीजन है कि इनको नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत में सोर्सेज की कमी है, संसाधनों का अभाव होने के कारण यह सरकार को हमने दबाव मुक्त रखा है कि देश में संसाधन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी। लेकिन संसाधनों का जहां अभाव हो, जहां परिस्थितियां विकट हो, ऐसी कंडीशन में ये हाउ कैन बी पॉसिबल कि सरकार इनको लागू करे। तो इन परिस्थितियों में सरकार प्रयास करेगी कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम इनको लागू करेंगे। इसलिए इनको वाद योग्य नहीं बनाए गए। अगर सरकार लागू नहीं करती है तो चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी, चुनाव के दौरान जनता को जवाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 38 कह रहा है प्रमोट पब्लिक वेलफेयर एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। लोक कल्याण यानी कि आर्टिकल 38 गवर्नमेंट को यह निर्देशित कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण करें आप।
ज्यादा से ज्यादा पब्लिक वेलफेयर बढ़ाएं आप, ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधाएं दें आप, उसी से समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, समाज का ताना बाना जो है वो बना रहेगा। दुनिया में क्रांतियां क्यों होती है? दुनिया में क्रांतियां होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां की सरकारों ने सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नेपाल में बड़ा विद्रोह हो गया, बांग्लादेश में बड़ा विद्रोह हो गया, श्रीलंका में हो गया, अभी फ्रांस में हो रहा है, ब्रिटेन में हुआ था, भारत में हुए हैं। उससे पहले जाए इतिहास में तो 1776 को अमेरिका में बड़ी क्रांति हुई, 1789 को फ्रांस में बड़ी क्रांति हुई, सिस्टम को ही पलट दिया, राजा को मृत्युदंड मिला। 1917 में जाए तो रूस की बड़ी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति, और सिस्टम को ही पलट दिया उन्होंने, बड़ा मूवमेंट हुआ। इन सब के पीछे अगर हम देखें ना, बड़ा रीजन क्या है, तो एक ही रीजन है और वो है वेलफेयर। वो क्या है? वेलफेयर, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक को वेलफेयर चाहिए, सुविधाएं चाहिए। तो आर्टिकल 38 कह रहा है कि सरकार हर परिस्थिति में पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा दे। मूल उद्देश्य ही सरकार का यही है कि लोक कल्याण को बढ़ावा दें और जनहित में कार्य करें। आर्टिकल 39 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान के चलो कि हर एग्जाम में आर्टिकल 39 से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल 39? देखो, आर्टिकल 39 के 6 अलग अलग पार्ट है। इन 6 पार्ट को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पार्ट कह रहा है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाए। एडिक्वेट मीन्स यानी कि पर्याप्त जो साधन है वो जनता के पास होना चाहिए। लाइवलीहुड, जीवन यापन करने के लिए, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें उपभोग करते हैं और उस सरकार का दायित्व है कि वो जनता तक उपलब्ध करवाए। दूसरा पार्ट कह रहा है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, हमारे जो भौतिक संसाधन है उनके ऊपर जो स्वामित्व है, ऑनरशिप, वो जनहित में होना चाहिए। स्वामित्व, ऑनरशिप जनहित में होना चाहिए, यानी कि सरल भाषा में मैं कहूं तो जितने हमारे भौतिक संसाधन है एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए, पूरे देश में जनता तक उसको पहुंचाएं। हम राजस्थान में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां रेगिस्तान है, जहां पानी का बड़ा अभाव है, फिर भी हमारे पास पर्याप्त पानी है। क्यों? पानी अपने आप में एक मटेरियल रिसोर्सेज है। हिमालय की नदियों को हमने नहरों के माध्यम से रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। इसे कहते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनरशिप मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर सबका हक होना चाहिए देश की जनता का। केवल ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र वालों का ही पानी के ऊपर अधिकार हो। प्रत्येक देश के नागरिक तक मटेरियल रिसोर्सेज मिलना चाहिए। राजस्थान में कोयले की बड़ी कमी है, फिर भी हमारे पास पर्याप्त बिजली है। देखो, बिजली है इसलिए मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, यही मटेरियल रिसोर्सेज। कोयला बिहार, झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा, इन क्षेत्रों में है, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान तक हो रहा है। जिन क्षेत्रों में नहीं है वहां तक हो रहा है, दिल्ली तक हो रहा है, पंजाब तक हो रहा है। तो ये मटेरियल रिसोर्सेज पूरे देश में समान रूप से उनका वितरण होना चाहिए, तभी तो लोक कल्याण होगा, तभी तो जनहित में सरकार काम कर पाएगी, तभी तो जनता और समाज खुशहाल होगा। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है आर्टिकल 39 का? देखो, दीज शुड बी नो कंसंट्रेशन,
नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वेल्थ यानी कि धन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन, यानी कि हमारे देश में धन और उत्पादन के जो साधन है वो एक जगह संकेंद्रित न हो। कंसंट्रेट अगर एक जगह हो गया तो दिक्कत आएगी। तो नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है तो सरकार उस धन को अपने कब्जे में ले और पूरी देश की जनता तक पहुंचाए। क्यों? धन उसने कमाया है, ऐसे कैसे पहुंचाओगे? धन अगर आपने कमाया है ना तो कहां से कमाया? जनता से। तो जनता को फायदा दीजिए उसका। जनता से आप कमाते हो तो जनता को रोजगार भी तो दीजिए। नहीं दिया तो सरकार आपका धन छीन लेगी। यस, भारत में 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का धन ले लिया था। ये प्राइवेट लोगों के द्वारा स्थापित बैंकें थी जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। सरकार ने कहा साइड हटो और पूरा पैसा जमा करो यहां पर। क्यों? हमने कमाया है पैसा, हमने खून पसीना बहाया है इनके लिए, मेहनत की है। सरकार ने कहा कहां से कमाया है? इस देश में जनता ने दिया आपका पैसा ये, और जनता के ऊपर हम खर्च करेंगे, किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर। और उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राष्ट्र के नाम। 1980 में इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया और फिर उन्होंने कहा कि ये गलत किया आपने। इंदिरा गांधी ने बोला आर्टिकल 39 पढ़ो अच्छे से। देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कब्जा करके बैठे हो, वो देश के काम नहीं आ रहा है। धन आपके पास इतना है कि अथाह है, कुएं भर जाए उससे, लेकिन जनता के हित में अगर नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है। हम इसको जनहित में यूज करेंगे। 2012 में केरल के पद्मनाभन मंदिर में सोना निकला, गोल्ड भंडार निकला, बड़े बड़े कमरे भरे हुए थे सोने के ईंटों से। पद्मनाभन मंदिर में हजारों सालों से कमरों के लोक लगे हुए थे और जनता की आस्था बनी हुई थी जिस दिन ये ताले टूट जाएंगे धरती पर प्रलय आ जाएगी। और जनता सुबह शाम तालों की पूजा कर रही है, हे भगवान ये ताले नहीं खुले, प्रलय आ जाएगी। सरकार को पता लग गया, केंद्र को, और तुरंत सीबीआई भेज दी कि पता लगाओ, इतिहासकारों से पढ़वाए, पहले तो मंदिर का इतिहास पढ़ो। तो पता चला कि मंदिर प्राचीन काल में बड़ा धनवान था और बड़े बड़े व्यापारी वहां दान करते थे और उसी से देश की इकोनॉमी चलती थी। पद्मनाभन मंदिर। सरकार ने कहा कि जरूर कोई खजाना है और सीबीआई ने चारों तरफ से घेर लिया। केरल गवर्नमेंट ने विरोध किया, बोला कुछ भी करो, ताले नहीं टूटने से ये प्रलय आ जाएगी। सरकार ने कहा डिस्टर्बेंस न करें, इनको काम करने दीजिए, प्रलय आ जाएगी। प्रलय आएगी तो हम किस लिए? हमारे पास 25 लाख आर्मी है, आपके घर घर में खड़ी कर देंगे प्रलय को रोकने के लिए। और उसके बाद में पुजारियों को सबको हटाया, ताले तोड़े और देखा कि पूरा जो है कमरे, बड़े बड़े हॉल सोने की ईंटों से भरे हुए। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या इतना गोल्ड। अब केरल गवर्नमेंट के सुर बदल गए। केरल सरकार ने कहा ये जो सोना है ना, ये सोना, ये केरल की जनता की खून पसीने की कमाई है, ये केरल से बाहर नहीं जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा आपका संविधान कमजोर है, आप संविधान का आर्टिकल 39 पढ़िए। देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक स्थान पर धन और उत्पादन के साधन इकट्ठे हो जाए तो उसका कंसंट्रेशन देश के हित में नहीं है, उसको हम देश के हित में इस्तेमाल करेंगे। ये गोल्ड हम देश के हित में इस्तेमाल करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश की जनता के कल्याण के लिए। उसके बाद में केरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि केरल में खर्च होना चाहिए। क्या केरल भारत का हिस्सा नहीं है? पूरे भारत में पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक
और 200 नॉटिकल समुद्री मील तक संसाधनों पर कब्जा भारत सरकार का है। देश की जनता, देश के नागरिकों का अधिकार है और यहां तक हमारे अधिकार है और वहां तक हम इनके कंसंट्रेशन को रोकेंगे। देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हो कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोके। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है क्या? तो अंबानी का, अडानी का सरकार पैसा क्यों नहीं ले रही है? अंबानी, अडानी हो या कोई भी बड़ा उद्योगपति हो, वो जनता को रोजगार दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जनहित में जगह जगह फैक्ट्रियां लगा रहा है। आप देखो हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है और अगर उनका धन छीन लिया तो कितनी बेरोजगारी है। वो सारे जो है हजारों, जो लाखों लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर नहीं आ जाएंगे क्या वो? अगर जनहित में कोई रोजगार दे रहा है ना, उसको छेड़ो मत। जो प्रॉपर टाइम पर टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट का और लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों के हित में इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पैसा सही, आप कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, जनता को रोजगार दीजिए। तो बातें छोटी है, अर्थ बड़ा गहरा है, तो गहराई में उतरना है। तो गहराई में उतरोगे, गोता लगाओगे, तो आपको चीजें क्लियर होगी। नहीं तो आप कहते रहोगे संविधान से मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ा बहुत था लेकिन मेरे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए। आजकल आरपीएससी का देखा ट्रेंड, हवा ही नहीं लग रही स्टूडेंट की। मैं गोता क्यों लगा रहा हूं यहां पर? ताकि आरपीएससी से हम 2 कदम आगे रहें। आरपीएससी, आप जहां तक जा सकते हो उनसे हम 4 कदम आगे हैं। आओ अब बनाओ क्वेश्चन। कैसे बनाओगे? हमारी क्षमताओं से ऊपर नहीं बना सकते आप। हमारी जो क्षमताएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और आरपीएससी के क्वेश्चन हो या यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। देखो अब चौथा पार्ट पढ़ेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। फॉर मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुषों के लिए काम अगर एक जैसा है तो उनकी सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, उनका वेतन एक जैसा होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा किसी वर्क प्लेस पर महिलाओं को वेतन कम और पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है। पुराने जमाने की परंपरा अभी भी कई जगह ढोई जा रही है, ढोई जा रही है, ढोई जा रही है कि महिलाएं कमजोर है, महिलाएं काहे की कमजोर है महिलाएं? आप प्लेटफॉर्म दो आगे बढ़ने का है, धूल चटा देगी महिलाएं तो आपको, आप मौका तो दो उनको। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि महिला और पुरुष में इस प्रकार के अगर भेदभाव किए तो जिम्मेदार उसकी सरकार है और सरकार ने इसके लिए कानून बना दिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी। अगर किसी ने लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव किया तो फिर कार्रवाई होगी। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, काम अगर एक जैसा है तो वेतन एक ही जैसा होना चाहिए। 5 नंबर कह रहा है द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड यानी कि वर्कर यानी कि मजदूरों और बालकों, मजदूरों और बालकों के शरीर का, उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो। देखो मजदूरों से काम उतना ही करवाएं जितना उनकी क्षमता है। स्वास्थ्य का दुरुपयोग, शरीर का दुरुपयोग किसी स्तर पर न हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बोले भाले मजदूरों को बेवकूफ बनाकर जो है सुनसान जगह ले गए गाड़ी भर के और बेहोश करके उनकी किडनी निकाल ली और किडनियां निकालकर उनकी करोड़ों में बेच दी। तो ये क्या है? ये उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग है, शरीर के साथ दुरुपयोग। लोग बच्चों को चोरी कर के ले जाते हैं, गली में बच्चे खेल रहे हैं उठा के ले गए, ये बालकों के शरीर का दुरुपयोग है। तो सरकार इनके लिए बंदोबस्त करे, सरकार इनकी व्यवस्था करे, उनकी सुरक्षा के उपाय करे।
आर्टिकल 39A प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जनता को उपलब्ध करवाई जाए। देखो, समान न्याय का मतलब होता है न्याय सबको मिले एक जैसा मिले, न्याय में भेदभाव नहीं हो और न्याय के पैसे नहीं लगे। जनता अगर न्याय ले रही है और पैसा खर्च कर रही है तो न्याय नहीं है, वो अन्याय है, अन्याय। तो सरकारी वकील फ्री में मिलेगा मुकदमा लड़ने के लिए, तो ये है फ्री लीगल एड। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, these article aid in नेशनल इमरजेंसी इन 1976। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह अनुच्छेद इंदिरा गांधी सरकार ने शामिल किया था। तो ये हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 39। मैंने पहले इंपोर्टेंट लगा दिया था यहां कि 39 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल जो 39 है वो क्या बातें कर रहा है? सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स, कुछ सिद्धांतों का राज्य पालन करें। किनका? इनका। इन चीजों का राज्य पालन करें, उनकी व्यवस्था को बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 मैं आपको क्लियर कर दूं, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 40 जो पंचायतों की बात करता है, पंचायतों का गठन करें और उनको शक्तियां प्रदान करें। यह कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें शक्तियां प्रदान करें। देखो, हमारे यहां पर ग्राम पंचायतें कब आई? अगर आप ब्रिटिश इतिहास में जाकर देखें, उससे पहले जाएं, प्राचीन भारत में जाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएं, आज से 5000 साल पहले, तो वहां लोकल गवर्नमेंट के साक्ष्य मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी वो, और प्रशासनिक व्यवस्था लोकल लेवल पर इतनी अच्छी काम कर रही थी। और हमें पता लग रहा है उस इतिहास को पढ़कर कि यहां कोई लोकल गवर्नमेंट थी, और ये भी एक लोकल गवर्नमेंट ही है। उसके बाद में आप देखें, स्थानीय सरकारों के साक्ष्य, पंचायतों के साक्ष्य आपको मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन वैदिक सभ्यता में। उसके बाद में आप देखें, लोहे का आविष्कार हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और उसके बाद में साम्राज्य बनने लगे। मगध साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य बना और उसमें लोकल गवर्नमेंट स्थापित हुई। मौर्य काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्यों की सत्ताओं ने लोकल गवर्नमेंट स्थापित की थी। मुगलों ने दिल्ली सल्तनत में और ब्रिटिश काल में भी लोकल गवर्नमेंट के साक्ष्य मिलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड रिपन नाम के एक वायसराय हुआ करते थे। उन्होंने भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा और कहा कि भारत की प्रकृति रही है, क्या लोकल गवर्नमेंट थी। आज हम भारत को रुला रहे हैं, भारत की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और मेरा दिल रो रहा है। जब इतिहास पढ़ा तो मुझे पता लगा कि क्या व्यवस्था थी, क्या कल्चर था, क्या साइंटिफिक सोच थी इन लोगों की, और हमने इनको तहस नहस कर दिया। हमें किसी देश की संस्कृति के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो यहां लॉर्ड रिपन ने सुझाव दिया कि भारत की जो आबादी है, भारत की जो जनता है, भारत का जो नेचर है, वह लोकल गवर्नमेंट होना जरूरी है। एक स्थानीय सरकार हो जो स्थानीय जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करे, उनके लिए काम करे, वो डेडिकेटेड हो। और ये कॉन्सेप्ट दिया था अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड रिपन ने, और उसको छोटे स्तर पर लागू भी कर दिया। इसलिए लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फ्रेंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत मित्र। ये भारत के मित्र थे।
अंग्रेजों के वायसराय में एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने भारत के हित में काम किया था, मिस्टर लॉर्ड रिपन 1882 में। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 का जो अधिनियम बनाया, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं इसको। और इस एक्ट में प्रावधान किया कि लोकल गवर्नमेंट को कानूनी दर्जा मिलेगा, और यहां पर कानूनी दर्जा मिल गया। और गांधी की एंट्री हो चुकी थी भारत के आंदोलन में, और गांधी ने इसकी बार बार मांग की कि भारत में लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए। गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और ग्राम स्वराज के ऊपर बहुत डिटेल में लिखा और डिस्कस किया है कि भारत गांव में बसता है, अगर डेमोक्रेसी लाना है तो गांव में लाइए पंचायतें, अगर गांव का विकास करना है तो गांव में उद्योग धंधे स्थापित कीजिए, अगर गांव का विकास करना है तो गांव के लोगों को खुशहाल बनाइए, भारत का विकास होगा। क्योंकि भारत कहां बसता है? गांवों में। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा गांधी। आगे चलकर 1928 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों में एक बड़ी पहल की गई कि पंचायती राज की स्थापना बीकानेर में की गई। ये रियासती काल की बात कर रहा हूं मैं, आजादी के बाद तो हुआ ही है, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं। देश का संविधान बना, संविधान सभा 1946 में गठित हुई और संविधान बनाना स्टार्ट किया, तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी सरकार को दी गई कि जब भी व्यवस्था बने देश में पंचायती राज स्थापित होने चाहिए। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। ये बलवंत राय तत्कालीन सांसद और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनको पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट का गहन अनुभव रहा था। नेहरू सरकार ने इनको चुना कि आप एक सर्वे कीजिए कि किस प्रकार की पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट भारत के अनुकूल होगी। बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज सक्सेस हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें हो, खंड स्तर पर पंचायत समितियां हो, और जिला स्तर पर जिला परिषदें। इनकी सिफारिशों से केंद्र सरकार इतनी प्रभावित हुई कि सिफारिशों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। और 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव रखी गई। ये बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को अब मूर्त रूप दे दिया गया। यही कारण है कि बलवंत राय मेहता पंचायती राज के शिल्पकार कहलाते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज मिस्टर बलवंत राय मेहता। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव पड़ी, और उसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया। नागौर में 2 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, और यह हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारत का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जहां 3 प्रकार की सरकारों को मान्यता है। दुनिया गर्व करती है, भारत के लोग तो करेंगे। 3 प्रकार की सरकारें, जी हां, संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हम स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं। संविधान में दर्जा हालांकि लेट मिला, देर आया, दुरुस्त आया, लेकिन आया तो सही। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो सफलता एक दिन हमारे कदम चूमती है।
और 73वां संविधान संशोधन हुआ, परिस्थितियां बनी और हमारे यहां पर नरसिम्हा राव सरकार के समय 1992 में 73वां और 74वां दो संविधान संशोधन पारित किए गए और 19 संशोधनों के अंतर्गत पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन, जिनको नगरीय निकाय भी कहते हैं, इनको संविधान में दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा है। इसी दौरान संविधान में दो अनुसूचियां भी जोड़ी गई, एक 11वीं और एक 12वीं, और इनमें पंचायती राज और नगरीय निकायों की शक्तियां लिखी है। तो पंचायती राज की शक्तियां 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत दी गई है और नगरीय निकायों की शक्तियां 12वीं अनुसूची में 18 विषयों के अंतर्गत दी गई है। तो ये सारी चीजें संविधान में समय समय पर हुए परिवर्तनों के आधार पर मिली है। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिकल 40 पढ़ रहे हो तो केवल इतना पढ़ के नहीं छोड़ दें कि ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत, ये तो है ही है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। संविधान में कब कब कौन कौन से संशोधन 40 से संबंधित जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे इसके साथ आप लिखते जाएं। नोट्स बनाए तो आप ऐसे बनाएं अपने आप में यूनिक और अनूठे हो। एक जो चीज आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया उससे संबंधित सारी चीजों को जोड़ दें वहां पर, और वो चाहे संविधान के लास्ट वाले पन्ने की हो या पहले वाले पन्ने की हो, या वो हिस्ट्री की बात हो या साइंस की बात हो या आपकी ज्योग्राफी की बात हो, उससे रिलेटेड है या किसी भी सब्जेक्ट की है, तो आप एक साथ नोट्स में लिखें। नोट्स इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। आप जब पंचायतें पढ़ रहे हो तो पंचायतों के साथ में ज्योग्राफी जोड़ सकते हो। जब अनुच्छेद 40 पढ़ रहे हो तो इसके साथ आप ज्योग्राफी को इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ पॉलिटी तो ये है ही, आप हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने हिस्ट्री के कुछ पार्ट बताए आपको, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक पंचायतों के कौन कौन से पड़ाव हुए, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए हैं। पंचायती राज में सबसे ज्यादा उतार आया था इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में। भयंकर अकाल, युद्ध और राष्ट्रीय आपातकालों के कारण पंचायती राज का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया था। इसलिए माना जाता है कि इंदिरा गांधी का शासनकाल पंचायती राज का पतन युग था। कौन सा युग था? पतन युग, गिरा हुआ काल था। इसमें सुधार करने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास किए। इसलिए राजीव गांधी का शासनकाल पंचायती राज का गोल्डन पीरियड कहलाता है, स्वर्ण युग। जिन्होंने अनेक समितियां बनाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी 1986 की, जिन्होंने कहा कि पंचायती राज को संविधान में दर्जा दो। राजीव गांधी के प्रयासों से ही आगे चलकर राजीव गांधी की जब हत्या हुई उसके जस्ट बाद ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और देश की जनता ने भावुक होकर इसको एक्सेप्ट किया। देश की पार्लियामेंट ने इसको तुरंत प्रभाव से पारित किया और देश में ये पंचायतों को संविधान में दर्जा मिला। जो भी परिस्थितियां बनी, लेकिन भारत के जनता के और सिस्टम और समाज के अनुकूल बनी। तो ये था हमारा आर्टिकल 40। उसके बाद में बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे कल। और आज हमने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक के इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझा, और अगली क्लास में हम 41 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों को समझेंगे। और आप जो है इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, और मौका मिला है पढ़ने का तो आप इन चीजों को समझने का प्रयास करें। पढ़ाई बर्डन नहीं है, पढ़ाई को एंजॉय करें, सीखने का प्रयास करें। अगर आप जानने के प्रयास से आप पढ़ते हो तो एक्चुअल में पढ़ाई तो वही है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ये टॉपिक तो मेरे सिलेबस में है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ही,
तो मान के चलो कि वो पढ़ो या न पढ़ो बराबर है। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक एक कोशिका और एक एक सेल तक जो है आपकी बात पहुंचे और रोम रोम जो है उत्तेजित हो जाए आपकी बातों से, आपकी पढ़ाई से, और ब्रेन के अंतरतम बिंदु तक जो है ये बात पहुंचे कि कोई पढ़ रहा है। इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन। फिर देखना चीज याद कैसे रहती है, जीवन भर आपको चीजें याद रहेगी। तो आप सबसे पहले प्रकृति की नियामतें गिनिए कि कुदरत ने क्या क्या दिया है। कंसंट्रेशन तब बनेगा। आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, ये प्रकृति की नियामतें हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो तरसते हैं आपके जैसे जीवन को। वो चाहते हैं कि हे भगवान हमें भी उनके जैसा जीवन मिल जाए, उनके जैसी हष्ट-पुष्ट और आंखें मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छे कान मिल जाए, अच्छी जुबान मिल जाए, अच्छा ब्रेन मिल जाए, और मैं भी पढ़ूं और मैं भी आगे बढ़ूं। और आपको ये सारी चीजें आपके पास अगर है, अगर आपका हेल्दी ब्रेन है, आपकी हेल्दी बॉडी है, और आपकी आंखें देख पा रही है, जुबान बोल पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके साथ प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया है, सब कुछ दिया है, और घर वालों का सपोर्ट आपके साथ है ही। तो आप प्रकृति का, घर वालों का, अपने माता पिता का थैंक्सफुल रहिए और उनको समर्पित कीजिए अपनी पढ़ाई, कि आप उनके कारण ही कर रहे हैं। आप यहां तक पहुंचे हैं तो किसी के कारण से पहुंचे हैं, और आपके यहां तक पहुंचने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है उनको धीरे से मैसेज कर देना कि आज मैं यहां तक हूं तो आपके कारण हूं। अपने माता पिता को अवश्य थैंक्स बोलिए, जिनका बड़ा योगदान है आपको यहां तक पहुंचाने में। अपने आस पड़ोस में अपने गुरुजनों के, अपने मित्रों का आप कृतज्ञ रहिए, जिन्होंने जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट तो किया है, और जिसने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया है उसको आप थैंक्स कहिए धीरे से। आपका थैंक्स कहना उसके दिल को छू जाएगा। आप पता नहीं लगा सकते कि उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से आशावादी बने रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।